गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रकाश चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको आई होप जरूर समझ में आएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन शार्प, क्या शार्प, शार्प क्या होता है? तीक्ष्ण किनारा जिसे बोलते हैं, तीक्ष्ण। वो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ब्लेड जो किनारे पर हल्का सा कर्व रहता है, उसी को कहते हैं तीक्ष्ण किनारा। इससे जो प्रकाश हल्का सा मुड़ जाती है, वैसे प्रकाश तो कभी मुड़ती नहीं, लेकिन वो शार्प एरियो में हल्का सा मूव कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। विवर्तन किसे कहते हैं? शार्प यानी तीक्ष्ण किनारा से जो प्रकाश हल्का सा मुड़ जाता है उसे विवर्तन कहते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो शार्प में क्या होता है? कोने इसके जो होते हैं का पतला होना जरूरी है, तभी हल्का सा किरण मुड़ेगा। और ये जो शार्प एरिया होता है वो बहुत ही चिकना होता है। क्या होता है? चिकना। ध्वनि जो होती है, ध्वनि अगर बढ़ेगी तो प्रकाश घटेगा। इन दोनों का अनुपात उल्टा होता है। प्रकाश, जैसा कि आपको पता है, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधे रास्ता चलता है, लेकिन वो शार्प एरिया में हल्का सा मूव करता है। अभी उसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल एक सोच के रखे हैं, उसको बताते हैं आपको। जहाज देखे हैं जो हवा में उड़ता है, एरोप्लेन, जब, अच्छा ये बताइए, जहाज में परछाई बनता है? हाँ बनता है, लेकिन कब बनता है? जब जहाज बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होगा तब परछाई बनेगा, ज़्यादा हाइट पे होगा तो वो परछाई नहीं बनता। अभी उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब जहाज कम हाइट पर हो, उस समय सूर्य की प्रकाश ऊपर के भाग से टकरा कर वहीं रुक जाती है और जहाज की परछाई नीचे बनती है। जहाज के नीचे प्रकाश तो आता नहीं, प्रकाश नहीं आता, नहीं पहुंच पाता, तो क्या बन जाता है? उसका छाव बन जाता है, यानी परछाई। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कैसे परछाई बनेगा? मान लीजिए ये जहाज है, ये दोनों पंख लगे हुए हैं। अब जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही है, ये इधर से भी पड़ेगी, तो ये यहीं पे टकरा के इसके नीचे क्या बन जाएगा? जहाज की कुछ ऐसी परछाई बन जाएगी। तो ये कम ऊंचाई पे होगी। अब हम अधिक ऊंचाई पे देखते हैं, सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? अगर जहाज, मैक्सिमम जहाज की ऊंचाई जितनी पड़ती है 40,000 फीट पे,
40,000 किलोमीटर पे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कभी कभी तो हम आवश्यकता अनुसार 45,000 पे भी उड़ा सकते हैं। जब जहाज अधिक ऊंचाई पर हो तो उस टाइम जो कंडीशन होता है, उस टाइम शार्प प्रकाश जो होता है, शार्प, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं से कर देते हैं, शार्प किनारे जो होते हैं जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया है, शार्प किनारों से प्रकाश मुड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का, हल्का से मुड़ जाती हैं। पर वो इतने अधिक ऊंचाई पे होता है कि दोनों किरणों से, जो शार्प एरिया से प्रकाश की किरणें मुड़ती है, वो नीचे 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 आते आते दोनों आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण प्रकाश की वहाँ रोशनी नीचे परछाई नहीं बनने देती। अभी उसका मैं इमेज भी बताऊंगा दिखा के आपको, दोनों सिरों से होकर प्रकाश नीचे आते आते मिल जाती हैं। और परछाई नहीं बनती। मान लीजिए ये जहाज है, ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस पे, और इधर से भी पड़ रही हैं। मान लीजिए ऐसे इधर से पड़ रही हैं और ये इधर से पड़ रही हैं, ये दोनों नीचे ऐसे परछाई बना रही हैं, और जहाज बहुत ऊंचाई पर, तो ये जहाँ पे आते होते दोनों सार्क एरिया आपस में आके कोण मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो परछाई खत्म हो जाएगी, परछाई खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये जो जहाज अधिक ऊंचाई पर होगा उसकी परछाई नहीं बनती। ये किस कारण होता है? डिफ्रैक्शन के कारण होता है, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। यहाँ तक आप बात समझ में आई होगी। इस कारण को क्या कहते हैं? जो ब्लाइंड स्पॉट होता है को खत्म कर देता है। और वो परछाई बनना बंद हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब होता है अंधेरे। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? ये था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कैसे काम करता है? शार्प किनारों से हल्का सा प्रकाश की किरणें मूव कर जाती हैं, जबकि प्रकाश सीधे चलती है। प्रकाश हमेशा अगर मूव करेगी तो शार्प यानी तिरछे किनारों से मुड़ जाती है, और इस कंडीशन में परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी उसका मैं फुल डिटेल आपको बताया। अब हम देखते हैं व्यतिकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसके बारे में हम देखते हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का व्यतिकरण क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। व्यतिकरण की आवृत्ति जो होती है वो लगभग समान होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ज़्यादा ये कंपन नहीं करते हैं, ये लगभग समान फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे बोलते हैं। यानी ये कोई फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जो ये मूव है, ये दोनों जब आपस में मिल जाता है, टकरा जाता है, तो इसे कहते हैं इंटरफेरेंस, यानी व्यतिकरण कहते हैं। ये लगभग इनका जो क्या होता है, फेस सेम सेम फेस होना चाहिए, यानी कला, इंग्लिश में फेस बोलते हैं। फेस एंगल मतलब फेस एंगल, सेम फेस एंगल होना चाहिए।
यह अध्यारोपित एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे साबुन होता है, साबुन का बुलबुला, वो क्या है, व्यतिकरण है। यानी जैसे उसमें कभी वो रंगीन दिखाई देगा और कभी अंधेरा भी उसमें दिखाई देगा, उसका जो कलर होता है अंधकार, वही है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, जहाँ ये दोनों सेंटर पे जहाँ ये मिलते हैं तो क्या होता है, प्लेस प्लेस ये तो रंगीन हो जाएगा, या दूसरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उसी को कहते हैं अंधकार हो जाएगा प्लेस, उसे कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण आपको समझ में, बस व्यतिकरण में कुछ नहीं है। व्यतिकरण में क्या होता है कि इसके समान फ्रीक्वेंसी और समान फेज जब आपस में टकरा जाते हैं तो वहाँ पे जो अध्यारोपित होता है उसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, उस समय कंडीशन क्या होगा, ये तो कलर हो जाएगा, ये तो अंधेरा हो जाएगा। बस इसका एक एग्जाम्पल हमने भी आपको बता दिया, साबुन का बुलबुल है। यहाँ तो बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक होती है, बचा हुआ है जो पोलराइजेशन, जिसे ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। ध्रुवण केवल, ध्रुवण किस में होता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, यानी प्रकाश में, केवल अनुप्रस्थ। ध्रुवण किस में होता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी गर्त और सिंह ये चलना शुरू की, ये एक साथ कई फ्रीक्वेंसी अपन साथ में चलती हैं। एग्जाम्पल थोड़ा समझिए आप। ये पहली फ्रीक्वेंसी, फिर यहीं से एक दूसरी भी फ्रीक्वेंसी इसके साथ ही चलती है, कंपन। और तीसरी फ्रीक्वेंसी, कई फ्रीक्वेंसी जब साथ में चलती हैं उनका पोलराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम दर्पण लगा देते हैं ध्रुवित प्रकाश के लिए। ठीक है, यहाँ पे कांच लगा देते हैं। ये कांच से जब ये फ्रीक्वेंसी टकराएगी तो इसमें से केवल एक ही बाहर जा पाएगी, केवल एक। जो ग्लास, इस ग्लास को क्या बोलते हैं, ग्लास को पोलराइज ग्लास, इस ग्लास को क्या बोलते हैं नाम, पोलराइज ग्लास। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अध्रुवित। और ये जो, ये वाले को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अध्रुवित, ये इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवित, ध्रुवित प्रकाश। एग्जाम्पल के लिए जो 3D मूवी चलती है, 3D मूवी, एक चश्मा अलग से लगाते हैं आँख पे उसको देखने के लिए। वो यूज़ जो चश्मा होता है वो किससे बना होता है, ग्लास, पोलराइज ग्लास का बना होता है। जिसमें लगता है कि जो दिखाई देता है 3D वीडियो, उसमें से जानवर इतना तेज से दहाड़ के बाहर निकला, लगता है कि बाहर ही निकल जाता है। तो वो जो चश्मा देते हैं, वो चश्मा क्या होता है, पोलराइज ग्लास का बना होता है। वो उसी को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण, या इसे क्या कहते हैं, ये अध्रुवित जो है, कई किरणें साथ में निकलती हैं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन पोलराइजेशन। नॉन पोलराइजेशन को ये पोलराइजेशन में कर देता है, पोलराइज ग्लास। लगभग लगभग अब सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है प्रकाश में। अब जो बचे कुछ हैं उसके बारे में देखते हैं। और एक एग्जाम भी में वो ग्लास वाला बनता है, ग्लास वाला जो क्वेश्चन बनता है, वो सॉरी लेंस वाला, एक लेंस, सिंगल लेंस
मोटा लेंस है, ये मोटा लेंस होगा, और ये दो जो मोटा लेंस होंगे, ये जो मोटा होगा तो इसका प्रतिबिंब कम होगा और ये साफ इमेज बनाएगा। और दो ठो जब हम साथ में चिपका देंगे लेंस, अब इस पे हम देखते हैं इस पर जो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर ये सिंगल होगा तो इसकी जो फोकस दूरी होगी U1/F हो जाएगी, ये मीटर में, और ये हमेशा सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 100/F, यानी ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर करने से 100 से गुणा कर देंगे, ये 100 से इसमें एक है, इसमें 100 से भाग दे देंगे, हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये जो जब दो लेंस की बात होगा तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है 1/F1 + 1/F2, या इस फार्मूले को हम क्या कह देंगे, F बराबर F1 F2/F1 + F2। यहाँ तक बात समझ में आई। ये फोकस दूरी हो गया। और इसका पावर निकालने के लिए सबसे सिंपल होता है, दो लेंसों का पावर, संयुक्त लेंस का पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर P1 + P2। बस ये फार्मूला से आराम से आप निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है इसका, ये उत्तल लेंस है, उत्तल नहीं, मोटा लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस, ये दोनों भी उत्तल ही होंगे। इसका एक क्वेश्चन होगा, एक लेंस 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दो लेंस वाले, कितने लेंस हैं, दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी और संयुक्त पावर ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में दोनों दे दिए हैं, अब आराम से इसमें आपको समझा भी देंगे और आप आराम से क्वेश्चन एग्जाम में बना भी लेंगे। संयुक्त पावर ज्ञात कीजिए। दो लेंस है यानी उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला जो होता है F बराबर F1 + F2 + F1 + F2। ठीक है, फार्मूला हम इसको लगाते हैं। F1 F2 कितना दिया है, 10 × 20 बटे कितना हो जाएगा, 10 + 30, हाँ 10 + 20, ठीक है। अब ये ऊपर जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 200, विद्या में 200, और जो नीचे है ये कितना हो जाएगा, 30, ये 0 से 0 काट देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको काटेंगे हम, 3 × 3, 3 × 6 = 18, यानी ये आ जाएगा 6, फिर कितनी बार जाएगा, 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आया, ये क्या आया, लेंस का फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, संयुक्त पावर निकाल लेते हैं। दूसरा जो इसमें आप संयुक्त पावर जब निकालेंगे हम, कितना दिया है, संयुक्त पावर हो जाएगा इसका, संयुक्त पावर क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये P1 बराबर हो जाएगा 0.1, हाँ, अरे 100/10 कर देंगे तो 0 कट जाएगा, तो 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 ही आएगा। वैसे ही डायरेक्ट सीधे कर देंगे। इसी तरह हम P2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो एक 0 0 से कट जाएगा, और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05। अब जब संयुक्त तो हमको निकालना है, ये मीटर में हो गया, अभी वैल्यू सेंटीमीटर में था तो मीटर में हम निकाल लिए। अब हम क्या होता है फार्मूला, P बराबर P1 + P2, और जब हम जोड़ देंगे तो 0.6 + 0.05, इसको जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.15, ये मीटर में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप जरूर ये आपको समझ में आएगा। अब हम आगे का देखते हैं, डायोटर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है एक, उत्तल लेंस पावर 7 डायोटर है, डायोप्टर, कितना डायोप्टर है, 7 है। और दूसरा जो है अवतल
दर्प अवतल लेंस या दर्पण जो भी हो, लेंस, लेंस की बात हो तो लेंस ही होगा ना। नो डायोटर, डायोटर को दी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है इसका संयुक्त पावर निकालिए। अभी हमने बताया संयुक्त पावर कैसे निकलता है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कौन कौन सा लेंस दिया है, एक उत्तल दिया है, उत्तल का मतलब मोटा लेंस, और अवतल का मतलब होता है पतला लेंस। ये कितना दिया है, +7 होगा, और अवतल में जो होगा वो माइनस में होगा, कितना होगा, -9। अब हम फार्मूला जो है फार्मूले पे इसको लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा P बराबर P1 + P2 रखते हैं, तो ये P बराबर कितना हो जाएगा, +7 -9। अब ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, -2। P बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2। इस तरह से संयुक्त वाले निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता को कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, लाइट पूरा लगभग लगभग ख़त्म ही है। और आवर्धन को अंग्रेजी में बोलते हैं माइग्रेनाइजेशन, माइग्रेनिफिकेशन। माइग्रेनिफिकेशन जो होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन। अब इसको देखते हैं आवर्धन क्या होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रियल इमेज, रियल वैल्यू से कितना बड़ा बनता है, यह पता लगाते हैं, पता या जिससे ज्ञात करते हैं, उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसे आवर्धन बोलते हैं, ज्ञात करते हैं। ये इसको निकालने के लिए दो फार्मूले, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम देखते हैं। पहला जो तरीका होता है, दो टाइप है। पहला वाला जो है वो होता है m बराबर v/u, यानी ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है v, और जो u है वस्तु की दूरी है। ये जो फार्मूला है, और जो इसमें दूसरा फार्मूला है वो होता है m बराबर I/u। यह क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई, ये वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब इसका जो है यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो होता है वो यूज यूज कहाँ था, माइक्रोस्कोप में, यानी सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं। कंडीशन क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कैमरा जो होता है धुंधला हो जाता है, इन वीडियो सही से नहीं आती, या कोई फ़ोटो खींचो तो वो धुंधला टाइप में आ जाता है। और साफ किसकी वजह से होता है, धुंधला और साफ होना इमेज का वजह जो होती है वह किस कारण होता है, वो पावर कहलाता है, पावर की वजह से। अब बात समझ में आई होगी। और दूसरी जो कंडीशन इसमें होता है, कभी कभी हम दूर और पास वाला जो देखते हैं, करीब, उसमें कौन सा कंडीशन होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी की वजह से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग में रखिएगा। और अगर इमेज को हम बड़ा और छोटा किस कारण करते हैं, वो वजह किस
वो कहलाती है छोटा बड़ा देखने के लिए आवर्धन। इसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। हाँ, अगर कैमरा धुंधला और साफ देखना है तो क्या कहलाएगा? उसका किस कारण होता है? पावर की वजह से होता है। किसी भी वस्तु को दूर और करीब करने के लिए क्या करेंगे? फोकस दूरी की वजह से होता है, और बड़ा छोटा करने के लिए आवर्धन की वजह से होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रो है, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप तीन तरह के होते हैं। एक होता है सरल यानी सिंपल सा, और दूसरा जो होता है वो संयुक्त होता है यानी कंबाइंड होता है, यानी कंपाउंड बोल दो या कॉम्बिनेशन बोलो। और जो तीसरा होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है, और इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए विद्युत का यूज किया जाता है। ये सबसे अच्छा होता है। अब इनके बारे में एक एक करके जो माइक्रोस्कोप केवल होता है सरल वाला, सिंपल, जिसे हम माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल वाला, इसमें कितने लेंस लगते हैं? एक लेंस। और जो दूसरा वाला होता है कंपाउंड वाला, जिसे संयुक्त कहते हैं, कंपाउंड में कितने लेंस होते हैं? दो लेंस होते हैं। और जो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, ये पहला था, ये दूसरा, और ये तीसरा जो है, जो इलेक्ट्रॉन से होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किरण का यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किरण का यूज करते हैं। कंपाउंड वाले में लेंस का एक लेंस इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें से एक लेंस, और कंपाउंड वाले में दो, और जो इलेक्ट्रॉन वाला होता है सबसे अच्छा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किरण का यूज करते हैं। आगे देखते हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी है यानी पहला वाला, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा तो सबका बनेगा, बड़ा। और इसका भी प्रतिबिंब कितना होगा? बड़ा प्रतिबिंब। और इसमें भी जो क्या प्रतिबिंब होगा? बड़ा होगा। और ये माइक्रोस्कोप है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बड़ा होगा लेकिन वो सीधा होगा। और इसमें जो होगा प्रतिबिंब बड़ा, और वो जो प्रतिबिंब बड़ा होगा वो कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। और जो इसमें होगा, ये दोनों जो यूज होते हैं, लेंस, माइक्रोस्कोप और कंपाउंड, ये किस कहाँ यूज होते हैं? ये दोनों के लेंस तो मैंने पहले बता दिया। ये कौन से लेंस होंगे? उत्तल। और इसमें भी क्या होगा? उत्तल लेंस। दोनों मोटे लेंस यानी उत्तल होंगे। ये कहाँ यूज किया जाता है? ये जो यूज होते हैं ये केवल दोनों कहाँ यूज होते हैं? ये माइक्रोस्कोप हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी वाले हैं। अब इसके बाद एक तीसरा वाला जो आता है, तीसरा कंडीशन जो होता है वो खगोली, खगोली सूक्ष्मदर्शी, खगोली दूरदर्शी। खगोली दूरदर्शी जो होता है उसमें दो लेंस लगते हैं। वो भी क्या होंगे? उत्तल ही होंगे। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा ये भी बड़ा होगा, बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। और चौथा जो इसमें एक होता है माइक्रोस्कोप वाले में, पार्थिव दूरदर्शी।
पार्थिव दूरदर्शी में कितने लेंस आते हैं? 3 लेंस, वो भी कौन से लेंस होंगे? उत्तल लेंस होंगे। इसका भी प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब आवर्धन क्षमता देखते हैं, आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m बराबर 1+d/f, या m बराबर d/f। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम एक सवाल बनाते हैं जिससे आपको सारी प्रॉब्लम दूर होगी। और हाँ, ये जो d है, d को डिस्टेंस कहते हैं। और अस्पष्ट दूरी किसी को हम आँख जो हमारी देखती है, वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इतनी दूरी पे अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आँख को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कम ज़्यादा होगी तो आँख पे जोर पड़ता है। इस पे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। कर लेंगे आराम से, क्योंकि m बराबर फार्मूला आपको पता है, m बराबर d/f। और जो न्यूनतम दूरी होती है पढ़ने की, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। से सॉल्व कर देंगे। ये जीरो, ये जो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने पूरा अच्छे से प्रकाश का चैप्टर क्लोज किया। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि इसमें जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसे आप आराम से पढ़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसका न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तब तक बने रहें टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।